नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आपको द रूबिका लियाकत शो में भारत 24 पर जो खबरें बतानी थी उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है और इसीलिए इस खबर की डिटेल रिपोर्टिंग आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। खबर दिल को चोट पहुंचाने वाली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में मुठभेड़ की खबर आई है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से ये मुठभेड़ दोपहर से चल रही थी। अनंतनाग में खबर ये मिल रही है कि कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हो गए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स की 19वीं बटालियन के जवान और अधिकारी शामिल थे। 19 राष्ट्रीय राइफल्स यानी 19 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हो गए। मेजर आशीष ढोंचक आतंकियों से लोहा ले रहे थे और खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। इनकी शहादत जाया न जाए इसीलिए ऑपरेशन अभी भी जारी है और कहा यह जा रहा है कि पूरी रात ये ऑपरेशन जारी रहने वाला है। मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट और कर्नल मनप्रीत सिंह की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यंग ऑफिसर्स जो वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में जरा भी नहीं कांपे। और इस वक्त डीएसपी हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं तजम्मुल का रुख करना चाहूंगी। तजम्मुल, वहां पर आप मौजूद हैं। इस वक्त वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसे लेकर अक्सर हमारे दिल में आ उठती है। आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे ये 3 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन की डिटेल्स जरा आप द रूबिका लियाकत शो के दर्शकों को अगर बता पाए तो तजम्मुल। रूबिका, आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे थे कि इलाका जो कि श्रीनगर शहर से 40 किलोमीटर दूर है, ये गडूल इलाका दक्षिणी कश्मीर का कुकरनाग है। ये वो इलाका है जो कि सैर सपाटे के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन इलाके में आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और 19 राष्ट्रीय राइफल्स का यूनिट जो है इस इलाके में मिलिटेंटों की इतलात और मौजूदगी मिलने के बाद वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गुडूल का ये फॉरेस्ट एरिया है जो कि कुकरनाग इलाके में पड़ता है और इस इलाके में मिलिटेंटों को चेज करने के दौरान अचानक जब जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी, तो आतंकवादियों ने गोली और उसके बाद ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और एक दूसरे के साथ इस मुठभेड़ में इब्तिदाई हमले में मेजर, कर्नल और डीवाईएसपी हुमायूं चल बसे। कुछ देर पहले डीवाईएसपी हुमायूं के बारे में आपको बता दूं, ये 2008 का केपीएस ऑफिसर रहा है और 2018 में उन्होंने खाकी वर्दी पहन ली थी उस वक्त जब उनके वालिद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रह चुके गुलाम हसन भट्ट, जिनका असल ताल्लुक त्राल से है, जो काफी सुर्खियों में रहा। ये वो इलाका है जहां पर आतंकवाद बहुत ज्यादा था और उसके बाद जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की ये यूनिफॉर्म अब घर में नजर आने लगी तो उसने ये यूनिफॉर्म अपने बेटे को पहनाने के लिए उन्हें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया। हुमायूं भट्ट को शायद ये मालूम था सिर्फ 3 साल गुजरने के बाद उन्हें इस खाकी वर्दी को दोबारा घर लाना पड़ेगा। क्योंकि यह मामला काफी हसास है। इस इलाके में सिक्योरिटी के परिवर्तन के जो ऑपरेशन किए गए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस आगे रहा, साथ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स और बैकअप कर रहा था पैरा कमांडोज और उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार। लेकिन गडूल के जंगल फॉरेस्ट एरिया में इस वक्त जो ताजा स्थिति है, रूबिका, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और जो तस्वीरें सेंटर विंडो में आप देखेंगे, अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी
और बाकी सीनियर अफसरान जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स इन हुमायूं भट्ट की इस आखिरी रसूमात में हिस्सा ले रहे हैं और इन्हें सरकारी एजाज के साथ रवाना किया गया। मौके पे प्रशासन और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे। लेकिन गुडूल के इस इलाके में इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? ऑपरेशन में अब फ्लड लाइट्स नस्ब कर दी गई और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। पैरा कमांडोज के साथ साथ चूंकि दिन में ही चॉपर्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और ये सूरत हाल अभी बदली नहीं। फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से ऑपरेशन में थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, लेकिन ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब एडिशनल रेइंफोर्समेंट जो सिक्योरिटी फोर्स का है, वो जो खबर थी कि ये शहादत जाया नहीं जाएगी, हमारे जो जवान हैं वो रात भर इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। लेकिन ज़रा इन आतंकियों के बारे में बताइए। ये जो इलाका है आप बता रहे हैं कि जंगल है और इसीलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। हम भी जानते हैं कि वहाँ के जो इलाके हैं और वहाँ के जंगल वो थोड़े अलहदा होते हैं, पहाड़ी इलाका है, थोड़े सख्त हालात है। लेकिन ये आतंकी हैं कौन और किस तरीके से इनको इस बारे में सूचना मिल गई और हमारे 3 जवान अब हमारे बीच में नहीं हैं? रुबिका, ये जो इलाका है मैं इसका टोपोग्राफी आपको बता दूं, डक्सुम, कोकरनाग और गडूल का इलाका। हालांकि अगर आपको याद होगा कि बुरहान वानी का ये ऑपरेशन जब हुआ था तो वो ज्यादा दूर नहीं था इस इलाके से, लेकिन इलाके में चूंकि अब ये जो 2-3 महीने हैं इसमें अमूमन जम्मू कश्मीर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ऑपरेशन बड़े खतरनाक किए जाते हैं। इलाका जो है ऑर्चर्ड्स है, फॉरेस्ट है, डेनिस फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर आपका रेइंफोर्समेंट टीम वहां जाता है, अगर वो माहौल से फैमिलियर ना हो, या आतंकवादियों को हमने देखा कि कंडी, बफलियास, राजौरी के ऊपरी इलाकों में हमने देखा कि इनके जो हाइड आउट्स थे वो जेर जमीन हुआ करते हैं और अचानक वहां से निकलकर आप AK-47, AK-56 का इस्तेमाल करके, हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके, लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार करती है। लेकिन ये जो टोपोग्राफिक नेचर इस एरिया का है, अमूमन हमने देखा कि जब रेइंफोर्समेंट एजेंसीज और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स ऑपरेशन शुरू करते हैं तो खत्म होने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि एक आतंकी का, एक मिलिटेंट का इस इलाके से भागने ऑपरेशन है तजम्मुल, हम ये समझ रहे हैं कि वो अपने अंतिम चरण में है और हम ये जानते हैं कि ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और इनका खात्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगा। तजम्मुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ हैं। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जनरल सिन्हा का जम्मू कश्मीर से बहुत बहुत मजबूत रिश्ता रहा है। इनफैक्ट करगिल के वॉर की बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज जो हैं जनरल सिन्हा की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से बनाई गई है। जनरल सिन्हा, मुझे पता है कि जब जब जम्मू कश्मीर से इस तरीके की खबरें आती हैं, न सिर्फ गुस्सा बल्कि तमाम तरीके के इमोशन जहन में एक बार फिर से उकेरने की कोशिश हो जाती है। आज जब हमारे ये 3 यंग ऑफिसर्स, मैं जितनी बार इनकी तस्वीरें देख रही हूँ जनरल सिन्हा, उतनी बार मैं बस इस तकलीफ़ को महसूस कर पा रही हूँ कि परिवार के पास वर्दी पहुँचेगी तिरंगे में लिपटी हुई, और इस वक्त हालात वहाँ पर किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अरसे बाद हमें ये जानकारी मिली है जो दुखी कर रही है जम्मू कश्मीर से। रुबिका, जय हिंद। सबसे पहले जो हमारे 3 बहादुर अफसरों ने अपनी शहादत दी है उनका मैं नमन है। परमात्मा अल्लाह, परमात्मा वाहिगुरु उनको वो शक्ति बरसे उनके परिवारों को कि वो इनका गहन जो लॉस है उसको बर्दाश्त कर पाएँ। ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। देखिए रुबिका, आज उस इलाके से अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप बार बार कवर भी करती रही हैं, जो कि श्रीनगर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर के इलाके में इक्वल डिस्टेंस है। अनंतनाग मेन आर्टरी का हिस्सा है जहां पर ये पहले बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं। वहाँ पर 3 कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ यूनिट, एक कॉलम कमांडर, एक मेजर जो कि कंपनी कमांडर वहाँ का शायद होगा, और DISP। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी लॉस कभी नहीं हुई है मेरे तजुर्बे 40 साल के तजुर्बे में एक झटके में। तो जो कि वहाँ के सीस जो लीडर्स हैं जो ऑपरेशंस को चला रहे हैं, किस कारण से हुआ, और मेरे जैसा मुझे विदित है कि पहले ऑपरेशन चलाया गया था और रात में रोक दिया गया था, और जब दिन में जब शुरू हुआ तो कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान, जैसा कि अभी कोकरनाग का इलाका के अनंतनाग में पड़ता है ये,
इन जगहों में हम लोगों ने भी ऑपरेट किया है, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है और काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं यहाँ पर। तो ये गोलडोल का इलाका है, ये वहाँ पर आपको जैसे पता है कि जंगल तो हैं ही हैं, वहाँ जंगल हैं, कृष्णा घाटी के जंगल की तरह नहीं है, क्योंकि जो स्पाइन आती है पुंछ राजौरी से इसी जगह में आकर के फॉल होती है। तो ये डिफिकल्ट एरिया है, मगर 3 सीनियर ऑफिसर्स का जो कि एक्चुअल इंचार्ज हैं वो उनके तहत ये चल रही थी। देखिए क्या है बौखलाहट बताइए आपको, हमें रिटेलिएट तो करना पड़ेगा अक्रॉस LOC, मेरा ये मानना है रूबिका। क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपनी पैठ जमाई और बौखलाहट दोनों तरफ से है, पाकिस्तान और चाइना से। देखिए चाइना भी जिस तरह से G20 आपने कवर किया, कितनी बड़ी आपने इमरजेंस दी, आपने G20 की बड़ी बैठक की वहाँ पर भी, और कितने लोग आए थे। उसकी एक मीटिंग तो हुई थी ना श्रीनगर में, उस समय भी बहुत ज़्यादा जोर था। पुंछ राजौरी जो कृष्णा घाटी सुरनकोट के इलाके में था, वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ लोगों को खोया था। मगर अब जो है ये जो है ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां वो जगह है जहां पर टेररिज्म का गढ़ माना जाता है। वहां पर जो ओवरक्राउड वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, हिजुल मुजाहिदीन के, मतलब तंजीमें कोई नाम ले ले मगर चीजें हैं हिजुल ये तो नाम बदलने से क्या फर्क पड़ जाता है। हमें पता है कि पाकिस्तान की तरफ से इनको पाला पोसा जाता है। जब जब वहाँ पर हालात, आज देखिए ना ऐलान हो रहा है वहाँ पर इलेक्शन की तारीखों का, हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे वहाँ POK की बात कर लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लीजिए, आप बाकी प्रांतों की बात कर लीजिए, सब चाहते हैं कि अब पाकिस्तान टूट जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं। अब वहाँ से जब जब दिक्कत के दौर शुरू होते हैं, यहाँ आतंकियों का काम शुरू हो जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जनरल सिन्हा की तरफ से कि हमें रिटेलिएट करना ही होगा, क्योंकि हमारे 3 जवान जो इस वक्त, और वो भी सीनियर पोजीशन पर, अगर शहीद हुए हैं तो इसका मतलब इन आतंकियों की प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और किसी भी कीमत पर इनको अब खामियाजा भुगतना होगा। आप दोनों का तजम्मुल और जनरल सिन्हा बहुत बहुत शुक्रिया द रूबिका लियाकत शो में हिस्सा लेने के लिए। हम परिवार को इस वक्त पूरे देश की दुआओं की ज़रूरत है, और जवानों को भी, और हमारे उन तमाम जाबाजों को जो इस वक्त इस ऑपरेशन में मौजूद हैं। आप दुआएं कीजिए कि जल्दी खबर आए कि इन सारे के सारे आतंकियों का खात्मा हो गया है। आज 2 बड़ी खबर दिल्ली से भी सामने आई। दोनों खबरें सियासत से जुड़ी, दोनों के पीछे चुनावी स्ट्रैटेजी। पहली खबर 6A पंडित यानी 6A पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोड दिल्ली से आई। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर। यहां आप देखिए कुछ देर पहले कौन सी तस्वीरें देखने को मिली। दूसरी खबर 6 जनपथ रोड से आई, जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का घर है। आज दोनों जगह जमावड़ा लगा। बीजेपी मुख्यालय में पहले कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। वजह थी G20 का सफल आयोजन। फिर शुरू हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और इस बैठक में बाकायदा ये इस बात को लेकर चर्चा हुई कि अगली बैठक का एजेंडा क्या होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई एनडीए की बैठक में। दूसरी तरफ जो बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सरकारी निवास पर हो रही थी, उसमें इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं। इस बैठक में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ की वजह से शामिल नहीं हो पाए। बीमारी के कारण जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह नहीं आए, उनकी जगह संजय झा शामिल हुए। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बैठक में क्या-क्या हुआ, आप सुनिए। Coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. तो विपक्षी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आज सबसे बड़ी खबर यह आई कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में विपक्षी गठबंधन की पहली जॉइंट रैली होगी।
मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। यहां विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा, मतलब चुनाव से पहले एकता दिखेगी। लेकिन एक सवाल जो रह गया वो ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का क्या होगा। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये काम भी जल्दी हो जाएगा। खुद आप सुनिए तेजस्वी यादव के इस बयान से। करके जल्द से जल्द जो है जो भी पार्टी मेंबर्स हैं जल्दी अलायंस के सब लोग जो है इस पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे। हालांकि यही बात मुंबई की बैठक यानी 13 दिन पहले 1 सितंबर को भी कही गई थी। सुनिए कि we, the India parties, hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. मतलब जिस प्रस्ताव पर या जिन प्रस्तावों पर विपक्षी गठबंधन ने सबसे पहले मुहर लगाई थी उस पर आज भी कुछ खास नहीं हुआ है और इसीलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है और विपक्ष जितनी जल्दी इन सवालों के जवाब ढूंढ लेगा 2024 की लड़ाई की तस्वीर उतनी ही साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष सवाल उठाने की बजाय जवाब देने में लगा हुआ है। इसीलिए सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के एजेंडे में विपक्ष क्यों फंसा रहा। बिना नेता चुने विपक्ष मोदी के सामने क्या वाकई टिक पाएगा। सवाल यह कि विपक्ष अपने मुद्दों पर एकमत होकर क्यों नहीं बोल रहा है। सनातन का विरोध जैसे मुद्दों में विपक्ष क्यों उलझ गया है। ये कुछ सवाल है जिनका जवाब तलाशने की कोशिश है। पहला सवाल क्या था, इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष के मुद्दों में क्यों उलझ जाता है। 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उससे कुछ देर पहले केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया। अब जो विपक्ष मुंबई में 2024 की तैयारियों के लिए जुटा हुआ था या एकजुट हुआ था, वो संसद के विशेष सत्र पर बात करने लगा। आप सुनिए। अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। तब से पूरा विपक्ष विशेष सत्र पर अपना एजेंडा बनाने में लगा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को बकायदा लेटर लिखा था। गठबंधन की कमेटी इस सत्र के लिए रणनीति बना रही है। इन सब के बीच सीट शेयरिंग जैसा जरूरी मामला पीछे छूट गया। दूसरा सवाल की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जिसके सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, लगातार ये सवाल कांग्रेस को पूछे जा रहे हैं। ये वो बड़ा प्रश्न है जिसका माकूल जवाब अगर विपक्ष ने ढूंढ लिया तो 2024 की लड़ाई रोचक होगी, वरना दिक्कतें बढ़नी है और बढ़ सकती है। G20 की कामयाबी से प्रधानमंत्री की छवि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता से बढ़कर ग्लोबल लीडर की हो गई है। आप जानते हैं एक ऐसा नेतृत्व जिसकी दुनिया भर में इस वक्त प्रशंसा हो रही है। उनके मुकाबले में विपक्ष में एक सर्वमान्य चेहरा कौन होगा वो अभी नहीं दिख रहा है। नेतृत्व की लाइन में नीतीश कुमार भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास तो बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन सियासत वाकई क्या इन ऑप्शंस पर चल सकती है। आज का वोटर जब वोट डालने जाता है तो वोटिंग पैटर्न में साफ दिखता है कि वो नेता को पहले चुन लेता है, निर्णायक जनादेश देता है। ये बात बाकायदा आंकड़े बताते हैं। अब तक देश में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 बार उस पार्टी को बढ़त मिली है जिसने पीएम का चेहरा तय कर दिया। सिर्फ 1977, 1989 और 2004 में वो पार्टियां जीती या वो पार्टी जीती जिसका पीएम चेहरा तय नहीं था।
हालांकि 1989 में यानी 1989 में वीपी सिंह और 2004 में सोनिया गांधी का चेहरा जनता के सामने था, तो टेक्निकली सिर्फ 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ हुए चुनाव में जनता ने संयुक्त विपक्ष को बिना किसी चेहरे के वोट दे दिया था। तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण खुद विपक्षी खेमे का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब 1977 वाला ना तो माहौल है, ना ही विपक्ष के पास जयप्रकाश नारायण जैसा कोई नेता इस वक्त दिख रहा है। इन सारी बातों के बीच विपक्षी गठबंधन की आपसी लड़ाई को मत भूलिएगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच ठनी हुई है। बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जबकि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और इसीलिए ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि वो चेहरा कौन होगा। और विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा चेहरा इंडिया होगा, इंडिया की जनता होगी। लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ते हुए तीसरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन मुद्दे पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है, और उसकी एक झलक आपको देखनी चाहिए। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். Every religions they have their separate sentiment. I respect Sanatan Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from our Upasana, Aradhana, Bandhana from then. यानी एक तरफ विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने की बात तो कर रहा है, दूसरी तरफ इतना भी तालमेल नहीं दिख रहा कि मुद्दे को कौन से वाले उठाना है और किस मुद्दे को आगे लेकर जाना है, किस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। इसी से जुड़ा चौथा सवाल है कि सनातन पर हमला करके विपक्ष को क्या मिलेगा। हो सकता है डीएमके को तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ बोलने के बावजूद वोट मिल जाए, लेकिन क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे और दिल्ली जैसे ज्यादातर राज्यों में नुकसान नहीं होगा। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है, राजस्थान में 25 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, हरियाणा की 10 सीटें हैं और दिल्ली की 7 सीटें हैं। अब गणित की समझ जिसे थोड़ी बहुत भी है वो ये जान जाएगा कि फायदा ज्यादा है कि नुकसान। कहां फायदा संभव है आप देख लीजिए तमिलनाडु में एक बार के लिए, और कहां नुकसान संभव है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सीटें लोकसभा की आपके सामने हैं। इसीलिए कांग्रेस भी खुद को डीएम के नेताओं के सनातन विरोधी बयान से अलग कर रही है। सुन लीजिए। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है। लेकिन क्या ये बातें कहने से जो इस वक्त पवन खेड़ा जी कह रहे हैं, डीएमके के नेताओं के बयान से इंडिया गठबंधन नुकसान से बच सकता है, वो भी तब जब बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर पूरे गठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं? हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। विपक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर जितना बात करेगा, बीजेपी के लिए माहौल उतना मुफीद होगा। ये बात विपक्ष अच्छे से जानता है,
लेकिन इस मामले पर विपक्षी खेमा एक रणनीति पर काम करने में पीछे इस वक्त दिख रहा है, जबकि बीजेपी की रणनीति साफ है और कूटनीति भी। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे आगे बढ़ने का मन बना चुकी है, चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रही है, कमजोर सीटों का आकलन हो रहा है। बीजेपी ने लोकसभा की 543 सीटों के में जो है 3 जोन में बंटवारे किए हैं, जिसे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन में रखा गया है। अलग अलग जोन की सीटों पर चर्चा जुलाई में ही हो चुकी है। इसके साथ बीजेपी 160 ऐसी सीटों की पहचान कर रही है या कर चुकी है जिस पर उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव में कमजोर रहा है। इन सभी सीटों को 2 और 4 सीटों के क्लस्टर में बांटा गया है। केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को इस क्लस्टर में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए बीजेपी ने लोकसभा प्रवास कार्यक्रम भी चलाया। ये बीजेपी की तैयारी है और किसी भी लड़ाई में कौन कितना भारी पड़ेगा उसकी तैयारियों से तय होता है। आप क्रिकेट देखते हैं, उसमें कौन सी टीम कितनी मेहनत मैच से पहले कर रही है उस पर चर्चा होती है। एक्सपर्ट्स उसके हिसाब से बताते हैं कि मुकाबले में कौन फेवरेट है। ठीक वैसे ही या कौन कितना काम कर पाएगा, कौन कितना फिट दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही चुनावी लड़ाई को भी आप समझ सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी तैयारी लड़ाई को कड़ा बनाएगी या मुकाबला एक तरफा रहेगा। विपक्ष ने शुरुआती तैयारी अच्छी की है। गठबंधन का नाम बेंगलुरु की दूसरी बैठक में तय करके एक नया डिस्कोर्स छेड़ दिया है, लेकिन बावजूद उसके अटका हुआ मामला सबके सामने है। मुंबई और दिल्ली की बैठक में बहुत कुछ ऐसा निकलकर नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि विपक्ष अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है, खबर मिली है, उसका एजेंडा आ गया है। अभी ये एजेंडा आया है, जिसमें पहले तो संविधान बनाने वाली सभा के 75 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी इसी सत्र में लाया जाएगा। इसके अलावा एडवोकेट संशोधन एक्ट पर भी चर्चा हो सकती है और राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल पेश किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब जरा आगे बढ़ते हैं और निपाह वायरस का जिक्र करते हैं, और ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केरल से जो जानकारी मिली है वो थोड़ा सा डराने वाली है। हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा कोरोना काल को भूला, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो आप कहेंगे कैसी बातें कर रही हैं। उस महामारी से निपटने में भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, लेकिन अब एक और वायरस ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रख लिया है, और ये वायरस भी उसी राज्य से भारत में आया है जहां से कोरोना ने भारत में एंट्री ली थी। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको आगाह करना है, केरल राज्य के हालात बताना है। केरल में निपाह वायरस के केस मिल रहे हैं और यहाँ कोरोना जैसी पाबंदियां लागू की जा रही है। कोड़िकोड में निपाह वायरस के 4 मामले इस वक्त हमें जानकारी है कि मिल चुके हैं। अब तक 2 लोगों की निपाह वायरस से मौत हो चुकी है। जिले की 7 ग्राम पंचायतों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। बैंक और सरकारी दफ्तर भी बंद हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाई और जरूरी चीजों की दुकानें ही खुल रही है। पूरे कोड़िकोड जिले में लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। राज्य में निपाह वायरस का ये जो आउटब्रेक हुआ है उसके बाद केरल सरकार एक्टिव मोड में है। मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में एडमिट निपाह वायरस के 2 मरीजों में एक 9 साल का बच्चा है और एक 24 साल का युवा शामिल है। कोड़िकोड के अलावा सरकार ने कुन्नूर में भी अलर्ट जारी कर दिया है। वायनाड में भी निपाह वायरस का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मल्लपुरम जिले में भी निपाह को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर निपाह वायरस फैलने की घोषणा नहीं की है। हम फिर कह रहे हैं कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको आगाह करना है। निपाह वायरस खतरनाक है और ये वायरस कोई नया नहीं है। निपाह वायरस सबसे पहले 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। उस वक्त 100 लोगों की मौत निपाह वायरस से हो गई थी। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा डरावना है। निपाह वायरस से फेटलिटी रेट 40% से 75% तक है। इस वायरस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है।
चामाचिड़िया से फैलने वाले रोग है तो वो कहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ फैलते हैं, उसके साथ लोग जहाँ उसका सह अस्तित्व बनता है, ऐसे स्थिति में उसको कैसे वहाँ प्रिकॉशन ले, क्या क्या एक्शन करना चाहिए, उसके लिए भी एक गाइडलाइन तय की गई है। वो गाइडलाइन के तहत हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हम उससे बचें। तो उसके लिए और कोई विशेष तो मेडिसिन होती नहीं है। जो मेडिसिन है जनरल वहाँ जो मेडिकल ऑफिसर प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशल उसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई। अब मैं जरा आपको आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि निपाह वायरस फैलता कैसे है, इसका चक्र क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, दुनिया के कई डेडली वायरस की तरह निपाह वायरस भी चमगादड़ों से ही फैलता है। एक चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये कैसे फैलता है। मलेशिया में निपाह वायरस जो है वो देखिए चमगादड़ से फैलना शुरू करता है। वायरस संक्रमित यूरिन जो है वो पहुंचता है। उसके बाद ये मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, इन तमाम इलाकों में कैसे ये जैसे ही और फिलीपींस में भी ये पाया गया है। अब आप ये देखिए कैसे फैलता है। वायरस संक्रमित फल अगर जानवर ने खाया, ठीक है, तो वो जो है इंसान अगर उसका सेवन कर रहा है तो वो इंसान में जाएगा, इंसान संक्रमित होगा, अस्पताल में आएगा और इंसान की हालत जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। और यही चीज़ जो है वो बाकायदा आप देखिए भारत में कैसे फैल रही है। ये चमगादड़ है और ये पाम जूस जो है, पाम जूस पीने से और जो घोड़ों का मांस खाते हैं उनमें भी और ऊपर जो है आप देख सकते हैं पोर्क, पिग या सुअर का मांस खाने से भी ये फैल सकता है। और जो घोड़े का मांस खाते हैं उनको भी ये संक्रमित कर सकता है। और एक बार अगर इंसान में ये आ गया तो फिर इंसान से इंसान में तो ये कंटेजियस है ही। मलेशिया में निपाह वायरस इन्फेक्टेड चमगादड़ ने पेड़ से जैसे फल खाए, उन्हीं फलों को खाने से ये वायरस पिग्स में पहुंचता है, पिग के ज़रिए इंसान तक पहुंचता है। फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो निपाह वायरस इन्फेक्टेड चमगादड़ के यूरिन से घोड़ों में पहुंचा, फिर घोड़ों से इंसान में पहुंचा। भारत और बांग्लादेश में निपाह इन्फेक्टेड चमगादड़ से पाम फ्रूट में पहुंचा, फिर पाम जूस यानी ताड़ के फल का जूस पीने से ये इंसानों में पहुंच गया और ये डेडली हो गया। तो दो जगह तो ये मांस का सेवन करने से हुआ, लेकिन भारत और बांग्लादेश में पाम जूस का सेवन करने से ये इंसानों में पहुंचा है। निपाह वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अब तक निपाह वायरस की पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हुई है, लेकिन सिम्टम्स के आधार पर मरीजों में निपाह वायरस होने की बात कही जा रही है। वैसे निपाह वायरस बहुत खतरनाक है। पिछली बार 2018 में कोड़िकोड में निपाह वायरस के 23 मरीज मिले थे, इनमें से 21 मरीजों की मौत हो गई थी। इस वायरस का अब तक कोई वैक्सीन या इलाज नहीं मिला है। जो सावधानी है वही इसका सबसे बड़ा इलाज है और एकमात्र बचाव का उपाय है। केंद्र सरकार के एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बार बार बताया जा रहा है कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। बाकायदा केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट्स की एक टीम केरल भी भेजी है। ये टीम मरीजों के साथ चमगादड़ों का भी अध्ययन करेगी। वैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोरोना काल के बाद से ही मौसम बदलने के वक्त जो वायरल फीवर होता है उसने भी अपना रूप बदल लिया है, म्यूटेट हो गया है वो। 2020 तक ये वायरल फीवर 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता था। 2022 में ये बढ़कर 7 से 10 दिन हुआ। 2023 में वायरल फीवर 10 से 15 दिन तक परेशान कर रहा है। खांसी लोगों को 20 दिन तक परेशान कर रही है। यानी वायरस अपने रंग और अपने रूप को बदल रहा है। वायरस की इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। जैसे कुछ साल पहले तक मच्छर एक कॉइल जलाने से भाग जाया करते थे, लेकिन अब कॉइल्स मच्छरों पर बेअसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो उस चीज के मुफीद हो चुके हैं। एक बेहद गंभीर सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा और हमारे मन में भी था कि ये डेडली वायरस केरल से कैसा अपना रूट बनाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन लुबी की माने तो केरल में ताड़ी का सीजन जून से शुरू होकर अगस्त तक चलता है। ताड़ के फल से निकलने वाला पेय चमगादड़ों को भी आकर्षित करता है और इन्फेक्टेड ताड़ी ही केरल में निपाह वायरस के फैलने का मुख्य स्रोत है।
रही बात कोरोना की, तो केरल से खाड़ी के देशों तक और सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया तक रोजाना कई उड़ानें हैं जिनसे विदेशी लोग बड़ी संख्या में रोज केरल पहुंचते हैं। केरल की नर्सेस पूरी दुनिया में सेवाएं देती है और डेडली वायरस के केरल में पहुंचने का ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कहा जा रहा है। आप अपना ख्याल रखिएगा और ख्याल रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें और जब आप भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो देखेंगे तो यकीन रखिए आप इन्फॉर्म्ड होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हाल ही में दुनिया ने भारत में G20 का जो भव्य आयोजन देखा, वो आयोजन हर जगह चर्चा का विषय है। हर तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जैसे नेताओं की चर्चा हो रही थी। सभी देशों के नेताओं का पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया और सम्मान भी दिया। अफ्रीकी मुल्क के नेताओं से भी पीएम गर्मजोशी से मिले, वो तस्वीरें हम सब ने देखी है। लेकिन कनाडा के लोगों को ये लग रहा है कि उनके पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारत में उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। कनाडा की मीडिया, विपक्षी पार्टियों ने ट्रूडो की भारत दौरे पर तीखे हमले किए। कनाडा का मानना है कि पीएम ट्रूडो की वजह से भारत और कनाडा का रिश्ता बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। पहले आपको पीएम जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी की मुलाकात पर कनाडा के न्यूज़पेपर्स में क्या कुछ लिखा है वो दिखाते हैं। कनाडा के मीडिया में क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने रखती हूँ। दिस वे आउट, ये आप देख रहे हैं, टोरंटो सन ने लिखा है, ये बाहर का रास्ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इशारा कर रहे थे कि आप आगे जाइए मीटिंग के लिए, ये तब की तस्वीर है। फिर आप ये देखिए, डेली ब्रीफ, अनदर डिजास्टर, इंडिया ट्रिप फॉर ट्रूडो। ट्रूडो फिर अपमानित हुए। और ये देखिए, ट्रूडो ह्यूमिलिएटेड अगेन, अनदर डिजास्ट्रस इंडिया ट्रिप। ट्रूडो की एक और विनाशकारी भारत यात्रा। फिर देखिए, द एंड्रू लॉटन शो, जस्टिन ट्रूडो ब्लंडर्स हिज वे थ्रू अनदर इंडिया ट्रिप। जस्टिन ट्रूडो एक और भारत यात्रा के दौरान अपनी राह भूल गए। नो सेवियर, ट्रूडो इज अ फॉरेन अफेयर्स फेलियर। ट्रूडो विदेश मामलों के में विफल है। फिर आप देखिए, ये जस्टिन ट्रूडो एक और भारत यात्रा के दौरान अपनी राह भूले, और यही वो सारे अखबार हैं। और ये अखबार यहाँ हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये अखबार हैं कनाडा के, जिन्होंने ये हेडलाइंस बटोरी हैं। इस तस्वीर की वजह क्या थी, इसे समझिए। पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो में जो मीटिंग हुई थी, उसकी ब्रीफिंग का एक प्रेस नोट इन सारी हेडलाइंस की वजह बनी। इसमें भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें वहां एक क्लियर संदेश दे दिया और मीडिया को यह अंदाजा लग गया। पीएम मोदी ने कनाडा में सक्रिय खालिस्तानियों को लेकर जस्टिस ट्रूडो को खरी खरी सुनाई, जिसका अंदाजा इन शब्दों से निकाला गया है। ये देखिए आप, प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग, और उसमें ही कन्वेड आवर स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स अबाउट continuing anti-India activities of extremist elements in Canada. They are promoting secessionism and inciting violence against India, Indian diplomats, damaging diplomatic premises and threatening the Indian community in Canada. और उसका हिंदीकरण आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, उन्होंने कनाडा के चरमपंथी तत्वों की जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चिंता से अवगत कराया है, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो कन्वे की गई हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा दीजिए इन शब्दों से कि कितना स्ट्रॉन्ग कंसर्न जो है वो देश की तरफ से दिया गया है। और किसको? कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। पिछले दिनों आपने देखा होगा कनाडा में भारत विरोधी प्रोटेस्ट हुए, जिस पर भारत सरकार के विरोध के बावजूद खालिस्तानियों ने खूब हंगामा किया।
इसी को लेकर पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से सवाल किए होंगे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो इतने मजबूर क्यों हैं कि वो खालिस्तानियों पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि कनाडा के लिए भारत क्यों जरूरी है। जस्टिन ट्रूडो के इस दौरे की कनाडा का मीडिया इतनी तीखी आलोचना क्यों कर रहा है, तो इसके लिए पहले आपको कुछ बातें बताना जरूरी है। दरअसल अब वक्त बदल चुका है, अब भारत बदल चुका है। आज भारत को नहीं बल्कि कनाडा को भारत की सख्त जरूरत है, और भारत से रिश्ते खराब अगर होते हैं तो इसमें कनाडा का भारी नुकसान होगा। सबसे पहले जीडीपी की बात समझ लीजिए। भारत की जीडीपी 3,740 बिलियन डॉलर है, जबकि कनाडा की है 2,090 बिलियन डॉलर। कनाडा से हम 2 गुने पर हैं जीडीपी में। भारत की आबादी कनाडा से कई गुना ज्यादा है, नो डाउट अबाउट इट। कनाडा की इकोनॉमी 1.5% की दर से बढ़ रही है, इसके 1.4% तक गिरने की आशंका है। भारत की आर्थिक विकास दर 5.9% है, इसके 6% से ऊपर जाने की उम्मीद है। भारत कितना मजबूत है इन आंकड़ों से समझ लीजिए। लेकिन कनाडा को भारत की जरूरत क्यों है, इसे भी समझिए। भारत के रिश्ते कनाडा के लिए कितने अहम हैं, समझिए। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी जो हैं वो कनाडा में रहते हैं। कनाडा की आबादी के कुल 3% भारतीय हैं। 7 लाख भारतीय एनआरआई कनाडा में रह रहे हैं। 2,30,000 भारतीय छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं। भारत में 600 से ज्यादा कनाडा की कंपनियां मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा कनाडा की कंपनियां भारतीय वहां पर काम करती हैं, भारत में काम करते हैं। इसीलिए कनाडा के लिए भारत के साथ व्यापार कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हैं। अभी आगे समझिए। 2021 और 22 में कनाडा के साथ भारत का कुल व्यापार 11.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2021 और 22 में कनाडा से भारत का आयात 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दालों के हमारे कुल आयात का लगभग 30% कनाडा से था, जिस पर 2 साल पहले भारत सरकार ने रोक लगानी शुरू कर दी। इसके बाद कनाडा में किसान ट्रूडो के खिलाफ हो गए। 1990 का दशक याद कीजिए, जब भारत और कनाडा स्पेस के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी बने हुए थे। इसरो ने 12 जनवरी 2018 को कनाडा के कई छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। अब आप जान गए होंगे कि कनाडा के लिए भारत की अहमियत क्या है और क्यों कनाडा का मीडिया अपने पीएम के इस दौरे पर सवाल उठा रहा है। कनाडा के टोरंटो सन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुर्भाग्यवश ट्रूडो को लगता है कि मोदी की घरेलू नीतियों का असर उनके खुद के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि कनाडा को भारत की ज्यादा जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ट्रूडो खालिस्तानी उपद्रवी जगमीत सिंह के आगे सरेंडर कर रहे हैं और भारत जैसे अहम देशों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्यों भारत के बार बार कहने पर भी खालिस्तानी उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल इसके पीछे है सत्ता का गणित। ट्रूडो सरकार के पास कनाडा में बहुमत नहीं है। वो खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। जगमीत सिंह धालीवाल कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। जगमीत की पार्टी ने 2021 में 24 सीटें जीती थी। ट्रूडो सरकार जगमीत की पार्टी के सपोर्ट से चल रही है। जगमीत खालिस्तानी समर्थक है और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। आर्टिकल 370 के निरस्त होने पर भी भारत की इसने आलोचना की थी। 3 कृषि कानूनों का भी इसने जमकर विरोध किया। जगमीत कहते हैं कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर जहर उगला। पीएम ट्रूडो से अमृतपाल के मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की। कनाडा के सांसद जगमीत सिंह का अकाउंट भारत में बैन है। भारतीय एजेंसियों को संदेह है कि जगमीत कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को पनाह दे रहा है। अमेरिका में भी भारत विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और इसीलिए भारत से कनाडा के रिश्ते खराब होने का सबसे बड़ा कारण पीएम ट्रूडो का जगमीत सिंह के दबाव में आ जाना है और खालिस्तानियों को खुली छूट दे देना है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उससे उनका भले ही फायदा हो जाए कुछ वक्त के लिए, लेकिन कनाडा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिलहाल
आपसे इजाजत लेनी है। आप देखते रहिए भारत 24।